हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी बहुत जोर शोर से मन लगा कर रहे होंगे, राइट। आपके आगे एग्जाम्स हैं, दो एग्जाम्स हैं, एक यूपीपीएससी का प्री और एक आपका यूपी आरओ का प्री। तो उसके रिगार्डिंग हम घटना चक्र की सीरीज चला रहे हैं, आपको पता है, जिसमें हमने हिस्ट्री की घटना चक्र को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एंड अभी हम ज्योग्राफी के घटना चक्र को कर रहे हैं और साथ ही साथ हम इन्वायरमेंट और पॉलिटी को भी करेंगे। इन्वायरमेंट में हमने 2-3 टॉपिक किए हैं ऑलरेडी, उसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, उनको मैं आपको साथ साथ में कराती चलूंगी। और रही बात पॉलिटी की भी, तो हम पॉलिटी भी जल्दी ही शुरू करेंगे। तो देखिए, घटना चक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अ, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इसको लगाए बिना आप बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आप कौन कौन से एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप यूपी पीएससी का प्री दे रहे हैं, ठीक है, यूपी का आरओ एआरओ दे रहे हैं, राइट, एंड अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं, अगर आप एमपी पीएससी का प्री दे रहे हैं, अगर आप यूके पीएससी का प्री दे रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम्स के प्री में आपकी जो घटना चक्र है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जस्ट बिकॉज ये कलेक्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसीएस में आए हुए के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का। तो चलिए आज के अपने सब टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। अभी भी हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया चल रहा है। देखिए, थोड़ा लेंदी टॉपिक है, फिजिकल डिवीजन जो है थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। इसको हम बहुत जल्दबाजी में बहुत लेंदी वीडियो बनाकर नहीं कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा नोट्स को देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने टॉपिक को, जो कि प्लेटियूज के बारे में है, यानी कि पठार के बारे में है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि कैसे आपका जो है इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है बना। तो आपको पता है कि जो आपकी पेनिनसुलर इंडिया की चट्टाने हैं, पेनिनसुलर इंडिया या समझ रहे हैं ना आप, पेनिनसुलर इंडिया, तो उसकी चट्टानें लगभग 3600 मिलियन ईयर्स पहले इस फॉर्म हुई थी। ठीक है, कार्बोनीफेरस युग था वो। ये कार्बोनीफेरस, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ये सब आपके टाइमलाइन, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का टॉपिक होता है, जो कि आपके ज्योग्राफी में दिया हुआ है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन में है। वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। इससे पहले ये गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है। कार्बोनीफेरस जब टाइम पीरियड चल रहा था, उसके दौरान दामोदर, सोन और महानदी और गोदावरी के बेसिन में कोयले का निर्माण हो गया, ठीक है। ये नदियां थी, इनमें कोयले का निर्माण हुआ। और जब क्रिटेशियस युग आपका आया, तो बहुत ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिसके कारण क्या हुआ, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। देखिए, दक्कन ट्रैप मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि ये आपका ठीक है, इंडिया है जैसे, ठीक है, ये जैसे आपका इंडिया है, तो यहाँ पर आपका जैसे अरावली वाली रेंज है, ठीक है, अरावली वाली राजस्थान में, इधर गुजरात राजस्थान, ठीक है। तो ये जो आपका दक्कन ट्रैप है, ज्वालामुखी फटा, तो जो लावा है, जो लावा है, तो ये केवल इंडिया की बात नहीं कर रही, ज्वालामुखी फटे, वहां से जो लावा है, जो लावा होता है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में आया, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आया। और ये अब क्या हुआ, यहाँ पर इसको ये पर्वत मिल गया, तो ये इसके आगे नहीं जा पाया, यहीं पर ये ट्रैप हो गया, फंस गया। और यहाँ पर जो चट्टानें बनी वो क्या बनी, दक्कन ट्रैप की चट्टानें बनी, ठीक है, डक्कन ट्रैप की चट्टानें यहाँ पर बनी। तो इस तरीके से डक्कन ट्रैप क्यों बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया। इस काल में दक्कन का पठार और बेसाल्ट निर्मित लावा शैलो का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप जो है क्रिटेशियस पीरियड के लास्ट अंतिम चरण में हुआ, ठीक है, लास्ट एकदम पीरियड में हुआ। और इस प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां हैं और गोलाकार पहाड़ियां हैं। इसके दो मेजर पार्ट्स हैं, एक है मध्य उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा है दक्कन का पठार, राइट, दूसरा है आपका दक्कन का पठार। अब नर्मदा नदी के नॉर्थ में जो मालवा का पठार है, उसके अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। जो लोग एमपी स्पेशल पढ़ते हैं, एमपी की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उनको भी पता है कि एमपी को ज्योग्राफिकली आप 5 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, और आपका मालवा का प्लेटियू, उसके अलावा जो आपका मध्य उच्च भूमि है, उसको भी हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो
आपका एमपी पढ़ते हैं उनमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। खैर, यहाँ पर देखिए है कि मध्य उच्च भूमि जो है ये आपका बेसिकली एमपी में होता है और ये वेस्ट में ज़्यादा चौड़ी है परंतु ईस्ट में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया, फिर से मैं आपको जरा सा बता देती हूँ, ठीक है? ये जो है, ये है आपका, रफली बनाऊंगी मैं, ये है आपका एमपी का मैप इस तरीके से। तो जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो है आपका, ये आ जाएगा आपका आपका ये आ जाएगा आपका श्योपुर आ जाएगा, श्योपुर है यहाँ पर, भिंड है, भिंड है, मुरैना है, भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो ये सब क्या है, ये चंबल डिवीजन में आते हैं तीनों जिले। ये आपके जो है यहाँ से क्या बुंदेलखंड में आ जाएंगे। बघेलखंड ये वाला आपका रीजन है, बघेलखंड रीजन ये है आपका, ठीक है, ये बघेलखंड है, ठीक है, तो ये बघेलखंड में आ जाता है इधर आपका। आ जाएगा सिंह सीधी, सिंगरौली, ठीक है, शहडोल, और आपका आ जाएगा रीवा पन्ना नहीं आएगा, छतरपुर आ जाएगा। तो ये सब आ जाएंगे आपके, राइट। तो ये आपको बताया गया। अब देखिए एमपी में इधर ये वेस्ट चल रहा है, इधर ईस्ट चल रहा है, कह रहा है वेस्ट में ये ज्यादा चौड़े हैं, ठीक है, जबकि ईस्ट में आके देखिए सकरे हो गए, इतने में बुंदेलखंड है और इधर बघेलखंड है, ठीक है, मालवा का पठार, और सबसे ज्यादा इधर जो है मालवा का पठार, ये कवर कर रहा है मालवा का पठार, ठीक है, ये रीजन ज्यादा चौड़ा है। तो यही बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का जो पठार है मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर प्लेट्यू आप जानते हैं, ये झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों और वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले में है। तो ये याद रखिएगा कि झारखंड में भी है और आपका छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ में भी एक्सटेंड होता है, और इधर आपका नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल में एक्सटेंड होता है। और झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद और सिंहभूम भूम डिस्ट्रिक्ट में ये आपका एक्सटेंड करता है, और वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले में एक्सटेंड करता है। देखिए इस पठार में जो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसमें बहुत सारे ऊंचाई के प्लेट्यू मिलते हैं आपको। जो मध्य पश्चिम भाग है यानी सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट है, और वो पाट भूमि है, यहाँ पर पाट है, ठीक है। पाट शायद हमने इससे पहले पढ़ा भी था, ठीक है, और हमें कुछ एग्जैक्ट नहीं उसके बारे में मिला था। तो ये पाट भूमि है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है। प्रत्येक पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं, और छोटा नागपुर पठार की जो ढाल है वो तीव्र स्कॉर्प्स, जो एकदम शार्प स्कॉर्प होते हैं, उस टाइप के होते हैं, और ये एक अग्र गंभीर है, अतः एक अग्र गंभीर है। और मध्य उच्च भूमि में बहने वाली नदियां क्या कौन सी हैं ये भी जान लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि भिंड, मुरैना, श्योपुर ये सब आते हैं वहां पे, तो वहां से निकलती है आपकी चंबल, और आपकी सिंधु, बेतवा निकलती है आपकी, राइट, बेतवा, और बेतवा के बाद केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है आपके, और ये एमपी से निकलती हैं। इस प्रकार ये नदियां क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मालवा के पठार की बात करें तो लगभग 530 किलोमीटर लंबाई है, 390 किलोमीटर चौड़ाई है, और लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। और इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा आपकी विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। ये आप देख सकते हैं मैप से, और बेटर चीजें आपको समझ में आएंगी तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। ये देखिए लद्दाख प्लेट्यू है, ये देखिए आपका मालवा प्लेट्यू एमपी में के समथिंग रीजन में, छोटा नागपुर आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय का प्लेट्यू काठियावाड़, गुजरात, महाराष्ट्र प्लेट्यू, तेलंगाना, कर्नाटक, दंडकारण्य क्षेत्र। देखिए दंडकारण्य जो फॉरेस्ट है ये आपका दक्कन वाले पार्ट में पड़ेगा, ठीक है। देखिए तेलंगाना वाले पार्ट में दंडकारण्य पड़ रहा है। जब राम जी वनवास आए थे तो पहले वो यहाँ यूपी में, देखिए यूपी है ये आपका, यूपी से चले थे, तो ये आकर कहाँ जब चले थे तो यहाँ से एमपी में जो है, यहाँ पर एक जिला पड़ता है जो यूपी और एमपी, इस तरीके से ये यूपी है, एमपी दोनों में कॉमन बाउंड्री शेयर करता है जिसका नाम है सतना, ठीक है, सतना। तो सतना, और यूपी का है चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट जो है ना यूपी का, वो आपका यूपी में भी है, उसका थोड़ा पार्ट सतना
जिले में भी जाता है, जो एमपी का जिला है आपका सतना। तो वहां पर वो चित्रकूट में आपको पता है, तो यही कहीं पर थे। लेकिन फिर क्या हुआ, लोग उन्हें क्योंकि उन्हें अज्ञातवास करना था, तो फिर लोग पहचानने लगे थे। फिर वो आगे फिर बढ़कर कहाँ, दंडकारण्य की तरफ बढ़े थे। श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र की तरफ बढ़े थे। ये देखिए दक्कन का पठार। चलिए, नेक्स्ट है आपका, दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूमि है जो नर्मदा नदी के साउथ में है। ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ये दक्कन का पठार है। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगल शेप का है। और ये नर्मदा रिवर देखिए यहाँ से कहीं से बह रही है, ठीक है, यहाँ से कहीं से बह रही है एमपी वाले पार्ट से। तो नर्मदा नदी के साउथ में है, ऑब्वियस सी बात है। इसके उत्तर में चौड़े आधार और सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर और मैकॉल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को दर्शाती है नर्मदा नदी के। और दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन ट्रैप में देखिए ब्लैक सॉइल होती है, क्योंकि लावा के, मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि ज्वालामुखी फटे, उनसे जो लावा है वो निकला, लेकिन जो अरावली रेंज थी उसकी वजह से उसने रोक लिया और वहां पर वो लावा वहीं पर इकट्ठा हो गया। तो दक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टाने वहां बन गई, इसलिए वहां पर लावा के निकलने से जो मिट्टी बनती है, फिर वहां पर ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए बेसाल्ट लावा के अपक्षय पर्दन से हुआ है। और अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हैं, और ये बहुत अधिक खंडित अपर्दित पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग नॉर्थ ईस्ट में भी है, जिसको आपने भी पढ़ा कि मेघालय के पठार के नाम से जानते हैं। और कार्बी एंगलोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो मेघालय पठार ना आके अगर कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तर कचार पठार आ जाए, पहाड़ी आ जाए, तो भी आप मेघालय पठार टिक करेंगे। और ये भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप से पृथक हो जाता है। ठीक है, और देखिए मेघालय प्लेट्यू में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं आपकी, मेघालय की बहुत इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं। जो खासी ट्राइब है, आप उसके बारे में एक चीज और जान लीजिए। जो खासी ट्राइब है आपकी, वो क्या है, आपकी मेट्रीलिनियल है। मैट्रिलिनियल है, एक मैट्रिलिनियल ट्राइब है। मतलब इसमें जो वंश चलता है वो माता के नाम पे चलता है, पिता के नाम पे नहीं चलता है। फीमेल साइड से आपकी जीनियोलॉजी होती है, आपकी लीनिएज जो है वो फीमेल साइड से चलता है, ना कि मेल साइड से। भुवन पहाड़ियां मीजो हिल्स का भाग हैं। और दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा कि दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तो ये हमारा थोड़ा सा जस्ट नोट्स का पार्ट था। इसको करने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, जो कुछ हम भूल भी गए हैं वो हमारा एक बार रिवाइज हो जाए जस्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसॉल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है हमें ये बताना है। तो देखिए, ये अभी हमने पढ़ा कि क्रिटेशियस काल में, ठीक है, क्रिटेशियस काल में आपका बेसॉल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, ये अभी हमने पढ़ा है। बाकी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको पढ़ाऊंगी जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी और टाइम से कंप्लीट होंगी आपकी। कुछ टॉपिक्स काफी लेंदी होते हैं, तो उनमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। चलिए नेक्स्ट है, मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार किसका भाग है, तो अभी आपको बताया गया कि पेनिनसुलर, ठीक है, पेनिनसुलर का भाग है। तो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, ना तो पूर्वी घाट के पर्वतों का भाग है, ना हिमालय का भाग है, और ना ही सतपुड़ा का भाग है। ये आपका प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। ठीक है, हमें बताना है कि भारत के अलावा जो आपके पेनिनसुलर माउंटेन्स हैं वो कहाँ पर बने हुए हैं। मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, भारत के अ, अच्छा अतिरिक्त प्रायद्वीपी, ठीक है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका जो मतलब होगा, अतिरिक्त प्रायद्वीपी मतलब एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स निर्मित हुए हैं, तो बताना है किस टाइम पीरियड में निर्मित हुए हैं। तो जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर आपके माउंटेन्स हैं वो आपके किस में निर्मित हुए, तो वो सिनोजोइक एरा में, महाकल्प को हम एरा बोलते हैं, ठीक है, एरा में निर्मित हुए हैं। तो सिनोजोइक एरा में ये बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा नागपुर प्लेट्यू का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो देखिए, कहीं पर अगर पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है, रह रही है, वहां पर अगर जनता ज्यादा पाई जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर कुछ बेसिक चीजें होंगी जो वहां पर ज्यादा होंगी। ठीक है, एक तो आपका वहां पर जो है पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरा वहां पर आपका खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, और तीसरा वहां पर आपका क्या, व्यवसाय होना चाहिए। तो देखिए, जो छोटा नागपुर पठार में जो धनबाद है, तो उपजाऊ मिट्टी, दामोदर नदी से निकली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा, तो इससे नहीं, देखिए खनन उद्योग का विकास है यहाँ पर, और औद्योगिकरण है। ठीक है, यहाँ पर खनन उद्योग का आपको पता है, धनबाद, झरिया धनबाद में आपका कोयले की बहुत बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं, और इसको हम भारत का, ये भी याद करिएगा, भारत का रूर बोलते हैं। देखिए, रूर जो है वो क्या है, बेसिकली आपका जर्मनी में एक प्लेस है, जर्मनी में एक जगह है, तो वो फेमस है कोयले के लिए। ठीक है, वो फेमस है कोयले के लिए, तो इसलिए हम इसको भारत का रूर कहते हैं। ठीक है, तो झरिया झरिया आपका धनबाद को हम भारत का रूर कहते हैं। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं सिलिकॉन वैली, स्टैटिक जीके का पार्ट है, सिलिकॉन वैली पढ़ते हैं। सिलिकॉन वैली आपकी एक्चुअली में कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। अब यहाँ पर क्यों फेमस है, ये फेमस है अपने सॉफ्टवेयर और आपके आईटी सेक्टर की चीजों के लिए। ठीक है, आईटी सेक्टर की चीजों के लिए है, आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके लिए फेमस है। तो हमारे इंडिया का सिलिकॉन वैली हम किसको कह सकते हैं, कहाँ पर सबसे ज्यादा डेवलप है आईटी सेक्टर, तो यस, हमारा बैंगलोर, बैंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इस तरीके से ये दिया जाता है। जैसे कि एक आप पढ़ते हैं मैनचेस्टर के बारे में, है ना, एक आप पढ़ते हैं मैनचेस्टर के बारे में। तो मैनचेस्टर जो है वो एक्चुअली में, मैनचेस्टर आपका बेसिकली जो है वो यूके, ब्रिटेन में है आपका। ठीक है, ब्रिटेन में है एक जगह, जो कि किसके लिए फेमस है, अपने कॉटन के कपड़ों के लिए फेमस है, कॉटन कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है। तो अब क्या हमारे यहाँ कॉटन नहीं है भैया, हमारे यहाँ भी कॉटन है। तो हम हमारे यहाँ तीन तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं मैनचेस्टर को लेके। अगर पूछेगा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो आप क्या बोल देंगे, अहमदाबाद। ठीक है, मैनचेस्टर, एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पर, तो अगर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलेगा तो क्या होगा, अहमदाबाद होगा, अहमदाबाद। अगर बोलेगा मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो क्या होगा, तो होगा आपका कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर होगा तमिलनाडु में। अगर बोलेगा मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, फिर क्या होगा, होगा कानपुर आपका। ठीक है, यूपी का कानपुर। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर तमिलनाडु, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर उत्तर प्रदेश। इस तरीके से ये निक नेम्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। तो छोटा नागपुर पठार का जो धनबाद है वो ज्यादा घना बसा जिला क्यों है, क्योंकि यहाँ पर खनन उद्योग का विकास है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर, और देखिए कोयला खनन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है। भाई किसी जगह पे अगर कोयला, लोहा लोहा अभ्रक पाया जा रहा है, तो इस वहां जनसंख्या होगी बहुत ज्यादा, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पॉइंट था उसको हम आंसर मानेंगे। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार है। तो देखिए, हमने इसको पढ़ा था कि छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो है वो अग्र गंभीर का मतलब पता है क्या है, होता है, इज अ फ्रंट स्लोपिंग, फ्रंट स्लोप है इसका, फ्रंट स्लोपिंग है, फ्रंट स्लोपिंग है आपका छोटा नागपुर का पठार। राइट, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में हमको एक डायग्राम दिया गया है, ये इंडिया का मैप है, और क्या पूछा गया है कि ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थान कौन कौन से हैं। तो चार ऑप्शन है, एक रिफ्ट की घाटी, और एक छत्तीसगढ़ का मैदान, एक है वर्षा छाया क्षेत्र, और एक है छोटा नागपुर प्लेटियो। हमें बताना है कि क्या इसमें करेक्ट है। तो देखिए, सबसे पहले आप ए को देखिए, आप ए को देखिए, ए को देखिए, ये वाला रीजन ए है आपका, ये बी है, ये सी है, और ये देखिए यहाँ पर डी है। ठीक है,
तो देखिए डी साउथ में आ रहा है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू तो आपका यहाँ पर छोटा नागपुर तो आएगा नहीं। छोटा नागपुर तो इधर आपका झारखंड वेस्ट बंगाल के साइड पे है। ठीक है, तो छोटा नागपुर तो ये आपका सी, ये देखिए झारखंड वेस्ट बंगाल कहीं यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पर तो छोटा नागपुर का जो है वो यहाँ सी में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें बी, बी की बात करें तो बी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है झारखंड के बगल में इधर छत्तीसगढ़ है, तो ये छत्तीसगढ़ वाला हो जाएगा। ठीक है, अब बचा रिफ्ट और आपका वर्षा छाया क्षेत्र। तो वर्षा छाया क्षेत्र देखिए वेस्टर्न, इधर से जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि नॉर्थ ये जो आपका वेस्टर्न घाट में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, नीलगिरी हिल्स की पूरी रेंज है, तो यहाँ पर ये रुक जाती है और इसके जो साउथ पार्ट है ये यहाँ पर ज्यादा बारिश कराती है, जबकि जो नॉर्थ पार्ट जो आपका एमपी तक फैला हुआ है उसमें सॉरी महाराष्ट्र तक फैला हुआ उसमें ये कम बारिश कराती है। तो यहाँ पर तो वर्षा ज्यादा होती है, नो डाउट, ये केरल गोवा वाला रीजन है। यहाँ पर जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून आता है और यहाँ पर ज्यादा बारिश कराता है, तो ये हो जाएगा रेन वाला, डी जो हो जाएगा रेन वाला। तो बचा क्या आपका रिफ्ट घाटी, तो ये हो जाएगा रिफ्ट वाला। ठीक है, ये हो जाएगा रिफ्ट वाला। तो इस तरीके से देखिए ए पे रिफ्ट, तो ए पे रिफ्ट दो जगह है, और बी पर छत्तीसगढ़ का मैदान बिल्कुल, सी पर छोटा नागपुर आएगा और डी पर वर्षा छाया क्षेत्र। तो इस तरीके से ए नहीं होगा, सी आपका करेक्ट होगा। मैंने आपको बताया भी कि क्यों होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप मैप पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा भी आप मानसून वगैरह पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा है। तो अरावली और विंध्या पूछ रहा है। ठीक है, विंध्या और अरावली के बीच में कौन सा पठार आपका आएगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए आपका जो छोटा नागपुर है वो झारखंड वेस्ट बंगाल में है, अरावली आपका राजस्थान वाले पार्ट में आ जाएगा इधर, और विंध्या भी जो आपका, ठीक है, जो विंध्या जो है ये भी आपका सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से और इसमें दक्कन के पठार का भी कोई रोल नहीं है, साउथ में पेनिनसुलर प्लेटियो का भी कोई रोल नहीं है। मालवा का जो प्लेटियो है, आपको पता है मालवा का जो प्लेटियो है उस वो है आपका अरावली और विंध्या के बीच में। देखिए राजस्थान में गुजरात राजस्थान एमपी और आपका एक और है दिल्ली, दिल्ली तक फैली हुई है, 4 स्टेट में अरावली रेंज फैली हुई है, और विंध्या जो है वो एमपी में इसका मेजर पार्ट है, और अरावली और विंध्या के बीच में आपका मालवा का प्लेटियो पड़ता है। ठीक है, और मालवा का प्लेटियो एक इम्पॉर्टेंट, देखिए एमपीपीएससी में पूछा गया है ये, और मालवा के पठार को हम जो है गेहूं की डलिया बोलते हैं। यस, ये याद रखिएगा कि बास्केट ऑफ व्हीट बोलते हैं। ठीक है, बास्केट ऑफ व्हीट बोलते हैं, मालवा के पठार को बास्केट ऑफ व्हीट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेहूं ज्यादा होता है, इसको हम बास्केट ऑफ व्हीट बोलते हैं एमपी में। नेक्स्ट है कौन सा पठार अरावली और विंध्या श्रेणियों के बीच में, तो अभी हमने पढ़ा मालवा का प्लेट्यू। मालवा का प्लेट्यू में इतना ज्यादा जो है उपजाऊ जमीन है, इतनी अच्छी वहां की जलवायु है, वहां की जलवायु क्लाइमेट बहुत अच्छा है, सामान्य है, जाड़े में सामान्य जाड़ा होता है, गर्मी में सामान्य गर्मी होती है। वहां की मिट्टी इतनी उपजाऊ है, वहां से जो है आपकी नदी निकलती है, तो वहां पे जल की भी कोई, पानी की कोई समस्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर सारे वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर जो चीनी यात्री आया था आपका फाहयान, आप जानते होंगे, ठीक है, आप हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसने मालवा के विषय में कहा था एक लाइन, पग पग रोटी डगडग नीर। ठीक है, कहीं भी आ सकता है, ऐसा नहीं केवल एमपी वालों के लिए आएगा। तो पग पग रोटी डगडग नीर, ये किसके लिए, किसने कहा था, फायान ने कहा था। किसके लिए कहा था, तो मालवा के पठार के लिए कहा था कि यहाँ पर पग पग रोटी है, मतलब यहाँ की मिट्टी और जलवायु इतनी अच्छी है कि यहाँ पे इतना अच्छा एग्रीकल्चर होता है, बहुत अच्छी यहाँ की जमीन है एग्रीकल्चर के लिए, और डगडग नीर मतलब यहाँ पर इतनी सारी नदियां बहती हैं कि यहाँ पर पानी की भी कोई समस्या नहीं है, तो रहने के लिए, और क्लाइमेट इतना अच्छा है कि रहने के लिए बहुत ही सुटेबल जगह है। तो मालवा का जो पठार है, मालवा प्लेटियो, वो बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब वहां पर हर चीज बहुत ही फेवरेबल है, हर चीज बहुत फेवरेबल है लाइफ के सर्वाइवल के लिए। तो इस तरीके से थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम लेते चलेंगे। सिर्फ घटना चक्र को मैं रटवा दूं, एक बस एक एक लाइन पढ़ दूं,
तो उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है आपका दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य आपको भी बताया था कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका महाराष्ट्र तक आता है, लेकिन मेजर पार्ट जब आप डायग्राम से देखेंगे तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हमें नजर आता है। मध्य प्रदेश में है ही नहीं, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, आंध्रा में भी है, झारखंड में भी है, लेकिन मेजर पार्ट की अगर बात करें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखा जाता है। आंध्र प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है। देखिए झारखंड में नहीं है, तभी ये कटा हुआ झारखंड और झारखंड। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्रा इसमें फैला है, झारखंड में नहीं है, सॉरी। छत्तीसगढ़ जब आता है तो अपने आप झारखंड आ ही जाता है माइंड में, पता नहीं क्यों, अगल बगल होने के कारण। नेक्स्ट है दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में है? तो अगेन उड़ीसा में है, आंध्रा में है, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में है, तो उस हिसाब से ई होना चाहिए, तो ई है आपका, चारों में है। नेक्स्ट है आपका दंडकारण्य भारत के किस भाग में है? किस भाग में? तो देखिए नॉर्थ में तो नहीं है, ठीक है, और ईस्ट में भी नहीं है आपके, ठीक है, ईस्ट में भी नहीं है आपका, वेस्ट में भी नहीं है, सेंट्रल पार्ट में है, बिल्कुल मध्यवर्ती पार्ट में है आपका दंडकारण्य। नेक्स्ट है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? कह रहा मतलब जियोलॉजिकली बहुत ज्यादा पुराना हिस्सा है, जियोलॉजिकली ओल्डर है। एक है रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिम की पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, या उत्तर गंगा का मैदान, तो बताना है हमको। तो आपका बिहार, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी में आया हुआ है, बीपीएससी वालों के लिए जरूरी है, आपका यूपीपीएससी वालों के लिए इतना बिहार का नहीं पूछेगा, अगर यूपी में कोई चीज है उससे रिलेटेड जो है वो ये चीजें केवल पूछी जाएंगी। तो इसमें जो है आपका खड़गपुर की पहाड़ियां आ जाएगा, खड़गपुर की, और ऐसा कह भी नहीं सकते हैं, हो सकता है कि ये रिपीट भी हो जाए हमारे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन की पहाड़ियां हैं, गारो है, खासी है, जयंतिया है, सारी ही है। भुवन अच्छा मेघालय पठार का अंश नहीं, तो मेघालय पठार में गारो है, खासी है, जयंतिया है, भुवन नहीं है। लेकिन भुवन पहाड़ियां जो हैं ये आपकी है मेघालय में ही, ठीक है। जो भुवन पहाड़ियां हैं ये हैं, और ये बराक वैली असम में है, बराक वैली असम में है, सॉरी। तो भुवन की पहाड़ियां असम में है, बराक वैली में, ना कि ये यहाँ पर है मेघालय में, गारो खासी जयंतिया में है। अच्छा भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का भाग है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो खासी जयंतिया मेघालय पठार के भाग हैं। तो भुवन की पहाड़ियां मिजो हिल्स का भाग है, ये देख लीजिएगा एक बार। अल्बामा हिल स्थित है, अल्बामा हिल कहाँ स्थित है? तो बताना है बीजापुर अपलैंड के पश्चिम में, बीजापुर अपलैंड के पूर्व में, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में, और बीजापुर अपलैंड के उत्तर में। तो देखिए बीजापुर अपलैंड के उत्तर में है, नॉर्थ ऑफ द बीजापुर अपलैंड। चलिए ये पार्ट भी हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो है तटीय भाग, जिसे हम कहेंगे क्या, कोस्टल रीजन्स, कोस्टल रीजन्स हम पढ़ेंगे। देखिए यही है इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी। आपने पहले क्या पढ़ा, माउंटेन्स पढ़े, फिर वैलीज पढ़ी, पासेस पढ़े, आप कोस्टल रीजन पढ़ेंगे, अभी आप आइलैंड्स पढ़ेंगे, हमारे यहाँ महाद्वीप भी, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है ना, तो ये भी आप पढ़ेंगे। इस तरीके से आप ज्योग्राफिकली, आप फिजिकली इंडिया को पढ़ लेंगे। उसके बाद जो आपका स्टेट, यूटी, ये सब पॉलिटिकल में आता है, ये फिजिकल ज्योग्राफी अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिया की, राइट। तो चलिए तटीय भाग की बात करें। देखिए तटीय भाग पहले समझ लें आप होता क्या है। जब आप इंडिया का मैप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ये जो पार्ट है आपका, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, ये जो पार्ट है आपका, ये गुजरात से स्टार्ट होकर ये आपका इस तरीके से उड़ीसा तक जो जाएगा, ये क्या है, और बंगाल की खाड़ी, फिर उसके बाद ये आपका हिंद, ये बे ऑफ बंगाल है आपका, और यहाँ पर हिंद महासागर है, ये भी यहाँ पर आएगा, ये इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, और इधर आपका अरब सागर है, ठीक है, अरब ओशियन है। तो ये जो आपका पूरा है, ये पार्ट जो समुद्र तट की सीमा से लगा हुआ है,
समुद्र तट से लगा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल रीजन बोलते हैं, तटीय भाग बोलते हैं। सबसे ज्यादा तट जो है, तटीय भाग, वो किसका है? वो गुजरात का है। सबसे लंबी बाउंड्री किसकी है? गुजरात स्टेट की है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे लंबी गुजरात स्टेट की है। तो चलिए थोड़ा हम देख लेंगे। पहला देखिए स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है कि भारत 3 ओर समुद्र से घिरा है। तो देखिए बिल्कुल वेस्ट में घिरा है, साउथ में घिरा है, ईस्ट में घिरा है। ये देखिए इधर ईस्ट वाला पार्ट आ जाएगा ये, लेकिन नॉर्थ में बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ में आपका लैंड एरिया है। तो जो भारत है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये याद कर लीजिएगा, 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व में ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर। ये भी मैंने आपको देखिए बताया। पूर्व में बे ऑफ बंगाल और आपका साउथ में इंडियन ओशन और वेस्ट में आपका अरब सागर, है ना, सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये याद रखिएगा। कितने राज्य हैं जो कोस्टल लाइन है जिनकी? तो 9 स्टेट हैं हमारे और 4 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। क्या है? 4 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं और 9 स्टेट हैं। तो आप देख लेंगे, स्टेट में गुजरात है सबसे लंबी, 1214 किलोमीटर की। फिर महाराष्ट्र है, आपको पता है। फिर नीचे आएंगे, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। ये आपके 9 स्टेट्स हो गए। यूटी की बात करें तो दादर नगर हवेली, दमन दीव एक ही में मिल गए, आपको पता होगा। लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार ग्रुप आइलैंड है। टोटल मिलाकर 7516.6 हुआ। और गृह मंत्रालय, भारत सरकार का ये जल आयोग है, ये स्रोत है आपकी इस इंफॉर्मेशन का। देखिए इसमें सबसे छोटा भी हम देख लेंगे। तो सबसे छोटा 30, 132 देखेंगे। 30 से छोटा कोई है? 42, 57, 30। ठीक है, तो 30 देखेंगे, किसका था 30? पुडुचेरी। ठीक है, तो सबसे कम जो है कोस्टल, छोटी सबसे कोस्टल लाइन जो है वो पुडुचेरी की है। ठीक है, और सबसे बड़ी गुजरात की है। स्टेट में सबसे बड़ी गुजरात की है और वैसे भी सबसे बड़ी गुजरात की है। स्टेट में सबसे छोटी जब हम ढूंढेंगे तो देखिए सबसे छोटा स्टेट ही आपका गोवा है। तो गोवा की 118 सबसे छोटी है। जब आपसे पूछे किस राज्य की, किस भारतीय राज्य की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है, तो गुजरात की। किस भारतीय राज्य की तटीय सीमा सबसे कम है, तो गोवा की। पूछे कि किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की जो तटीय सीमा है वो सबसे ज्यादा है, तो अंडमान निकोबार की, 1962। किस केंद्र, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की जो तट रेखा है वो सबसे छोटी है, तो 30.6। और अगर आपसे कुछ ना कहे, ठीक है, केवल बड़ा और छोटा दे, ना केंद्र शासित ना राज्य, कुछ ना दे, तो फिर आपको यही जैसे है, आपको बड़ा गुजरात लगाना है और छोटा पुडुचेरी लगाना है। अलग अलग पूछे तो आपको, अगर केंद्र शासित और राज्य यूटी और स्टेट करके पूछे तो आपको मैंने बता दिया, और अगर कुछ ना दे तो सीधे आपको गुजरात और पुडुचेरी लगाना है। सबसे बड़ा गुजरात, सबसे छोटा पुडुचेरी, बस। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2020 से दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक करके, उनको मिलाकर एक, दादर नगर हवेली और दमन दीव एक यूटी बना दिया गया है। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई, जो मेन लैंड है, अब देखिए आप कहेंगे कि 7516 आपने बोला था यहाँ पे, ये मेन लैंड क्या होता है? तो देखिए मेन लैंड का मतलब है जो ये आपका लैंड से लगा हुआ है। बाकी तो हमारा इधर अंडमान निकोबार है, इधर हमारा लक्षद्वीप है सब, ठीक है, और है पुडुचेरी है, तो ये तो सब आइलैंड्स हैं। तो ये मेन लैंड में तो नहीं है। मेन लैंड तो हमारा इंडिया का यही माना जाएगा, जो ये हमारा पूरा मैप है, ये मेन लैंड ये माना जाता है। उसके बाद जो है आपके ये बिखरे हुए आइलैंड हैं, इनको मेन लैंड में नहीं मानते हैं। तो ये मेन लैंड में आपकी जो कोस्टल रेन लाइन है वो 5422 है, जबकि जो दूर है उससे वो 2094 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करके याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर मैप के थ्रू आप थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए गुजरात की सबसे लंबी है, सर्वाधिक छोटी गोवा राज्य की है तटरेखा, मैंने अभी आपको बता दिया। ये देखिए यहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा चीजें। ये रहा, राइट। गुजरात से शुरू होता है, गुजरात से शुरू होके देखिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आपका ये आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में हल्दिया, ये पारादीप भी उड़ीसा में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और आपका
जो टेरिटोरियल सी है उसकी दूरी आधा रेखा सागर की ओर नापी जाती है। सामान्यतः 20 समुद्री नॉटिकल माइल्स होती है, यानी 12 समुद्री मील होती है। देखिए, अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा, जैसे ये देखिए, जैसे ये अंतःस्थल है तो इससे निकले जो बाहर भाग हैं, जैसे ये है, ये यहाँ से, और इधर आपका अंडमान निकोबार है। यहाँ से जब आपने मिलाया तो जो सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहते हैं, और जो क्षेत्रीय सागर यानी कि टेरिटोरियल सी है कि दूरी आधार रेखा को सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है। तो याद रखिएगा। और इस क्षेत्र का उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। और समीपस्थ मंडल यानी जो कॉन्टिग्यूअस जोन है का विस्तार आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल जब हम पानी में दूरी को नापते हैं तो नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का आधार रेखा 200 नॉटिकल माइल्स तक हो सकती है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक और अनुसंधान की यानी कि साइंटिफिक रिसर्च इन सब की छूट मिली हुई होती है। जा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से आपको बताएगा इस तरीके से, ये आधार रेखा है, ये भूमि है हमारी, ठीक है, ये आंतरिक जल है जो आपके इस तरीके से। फिर उसके बाद ये क्षेत्रीय सागर है, आपको पता था 12 नॉटिकल माइल्स तक हो सकता है। समीपस्थ मंडल, फिर ये आर्थिक वाला जो है ये आपका लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक हो सकता है। और ये आपका क्या 24, ये आपका 24 नॉटिकल माइल्स तक हो सकता है। यही बताया गया कि किस किस रेंज तक क्या क्या अधिकार हमें मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये था हमारा थोड़ा सा नोट्स का पार्ट। अभी हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से तट रेखा से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। ठीक है, जो एवरेज सी लेवल है, ठीक है, एवरेज सी लेवल है, वो किस कोस्ट से नापा जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कोस्ट से, मुंबई से नापेंगे आप अलग आएगा, तमिलनाडु से नापेंगे अलग आएगा, आंध्रा से नापेंगे अलग आएगा। तो बेसिकली चेन्नई से नापा जाता है, ठीक है। औसत जो आपका समुद्र तल है